हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लेंगे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। नीट में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये सोच के कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन के लिए चैप्टर को क्या पढ़ना, ये गलती मत करना बच्चों, क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। मतलब इस चैप्टर में वैसे ही बहुत लिमिटेड चीजें हैं, उनमें भी अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बताऊंगी कि ये दो तीन चीजें आप पक्के से कर जाना, क्योंकि ज्यादातर टाइम इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस चीज में हमें पता है वहां पर हम एक दो क्वेश्चन यानी हमारे 8 नंबर भी लेने से क्यों चूके, है ना। तो आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि इस चैप्टर को छोड़ दें और जो चीजें मैं बता रही हूं उनको अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से स्टार मार्क कर लेना। पढ़ तो हमने रखा ही ऑलरेडी इस चैप्टर को, अगर नहीं देखा है आपने तो सीरीज में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इस चैप्टर को ओल्ड एनसीईआरटी चाहे न्यू एनसीईआरटी किसी में से भी पढ़ रहे हैं, इट इज कंप्लीटली सेम, कुछ भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। सिंपली इस चैप्टर में आपको जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स यानी यू ऑल नो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जनरली माइक्रोब्स में बच्चों के दिमाग में रहता है बैक्टीरिया, बट आपको ध्यान रहना चाहिए कि बैक्टीरिया के अलावा अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में तो प्रोटिस्टा किंगडम है, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम का तो ऐसा हमारी लाइफ में कोई जनरल यूज है नहीं। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, और विदाउट सेल्यूलर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो वायरस, प्रायंस, है ना, वायरॉइड्स, इन सब के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। तो मतलब आपके दिमाग में इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए कि यार माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं पूरी हमारी बायो की दुनिया में, ठीक है। तो हमारे दो तो किंगडम्स मोनेरा और प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड हैं तो माइक्रोस्कोपिक है, और इसके अलावा कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, ये सब किसमें आते हैं, माइक्रोब्स में आते हैं। प्लस फंजाई में भी एक फंजाई ऐसा है यू नो यीस्ट, जो कि माइक्रोब्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब तो हमारी लाइफ में यूजफुल नहीं है, बट इनमें से जो भी चीजें लाइफ में यूजफुल है, मोस्टली बैक्टीरिया हैं, उनके कहाँ कहाँ यूजेस है वो सिंपली इस चैप्टर में आपको बताए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस चैप्टर में आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, है ना, और ये दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। इनमें अलग अलग एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं। जो मेजर क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो जनरली बनता है बच्चों इस टॉपिक में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो बहुत आसान है, इजीली अभी हम रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जाएं तो प्लीज ये जो पूरा पैरा है इस पर आप स्टार मार्क कर लें, इसको आप जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर आपने मुझसे ये चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां पर मैंने इसके लिए टेबल भी बनवा रखी है आपको, है ना, कैसे आपको ध्यान रखना है कि क्या किससे मिलेगा, और सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं में से क्वेश्चंस बने, स्पेशली ये लास्ट वाले पैराग्राफ में से, ठीक है। तो ये आपको एक तो अच्छे से पढ़ के जाना है। सीवेज ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो जनरली बच्चों को नहीं याद होता या समझ में नहीं आता, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप वहां से देख लो। और उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें भी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार ना सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस को मिक्स कर देते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब आप बायोगैस प्लांट पढ़ते हो तो बायोगैस प्लांट में तो आप काऊ डंग को इकट्ठा करके, और क्योंकि काऊ डंग में पहले से मिथेनोजेंस होते हैं तो वहां पर उनको और ग्रो करवाते हो, एनारोबिक कंडीशंस देते हो, यू नो, इस टैंकर में एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस हो और हम उसे सिलेंडर में इकट्ठा कर ले, ठीक है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में जो मेजर गलती आप करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट को भी आप एनारोबिक समझ जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट कभी भी एनारोबिक नहीं है बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट में जो सेकेंडरी स्टेप होता है, उस सेकेंडरी स्टेप में हम बोलते हैं एरोबिक चैम्बर, एरेशन टैंक, यानी जो सीवर लाइंस में सीवेज बह रहा है ना, जो हमारा फीकल मैटर है, यूरिन है, जो भी वेस्ट नालियों में बह रहा है, वो एरोबिक कंडीशंस हैं। उनमें जो भी फंजाए हैं, बैक्टीरिया हैं, दे आर एरोबिक। उन्हें एनारोबिक मत समझ लेना आप मिथेनोजेंस की तरह, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो मेनली होता है वो एयर की प्रेजेंस में होता है, ये एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और फिर वो ग्रो करते जाते हैं, दे फॉर्म फ्लॉक्स, है ना। फ्लॉक्स क्या होता है, फंगल नेटवर्क, फंगल फिलामेंट्स का नेटवर्क, और उसके साथ साथ में उसमें फंसे हुए बैक्टीरिया, तो वो उस सीवेज का डिग्रेडेशन करते हैं, उसका सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, एक तरह से यूं समझ लो, है ना। उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और जब वो प्योर हो जाता है, प्योर मतलब उसमें से सारी गंदगी, सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, तो फिर हम उसको नदियों में बहा देते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाता है वो वहां पर जाकर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, इसलिए अभी क्वेश्चन हम करेंगे जो बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट में आप गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। फिर से एक कंफ्यूजन तब होता है जब सीवेज ट्रीटमेंट में ना
हम इस वाले पार्ट पर आते हैं ना कि मैम यहाँ तो एनारोबिक लिखा है, तो एक्चुअली ये सीवेज ट्रीटमेंट का एक एडिशनल पार्ट है। जो अभी मैं आपको बता रही थी कि एरेशन टैंक में हमने क्या किया है, बैक्टीरिया एंड फंजाई को ग्रो किया है बहुत हाई नंबर में, है ना, बहुत मतलब आप यूं समझ लो थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉक्स वहां पर बन जाते हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर लिया, तो सीवेज क्लीन हो गया, वो पानी की तरह है, वो पानी आपने नदियों में बहा दिया। लेकिन ये जो फ्लॉक्स है ना, फ्लॉक्स, अगर ये फ्लॉक्स भी उन नदियों में चले गए तो दीज फ्लॉक्स आर पैथोजेनिक फॉर अस। तो हमें पहले नदियों में बहाने से पहले उस पानी में से फ्लॉक्स को हटाना है। तो वो फ्लॉक्स को हटाने के लिए एक उसमें सिस्टम होता है, मैंने समझा रखा है लेक्चर में। उस सारे फ्लॉक्स को हम इकट्ठा करते हैं, एक एरेशन टैंक के बाद एक सेटलिंग टैंक आता है, उस सेटलिंग टैंक में इन फ्लॉक्स को बेहोश कर देते हैं हम, इनको एयर नहीं देते। तो एयर नहीं देंगे तो ये बेहोश हो जाएंगे, मतलब अनकॉन्शियस या डाई हो जाएंगे और नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस पानी को तो नदियों में बहा देते हैं, और जो नीचे इकट्ठा होता है स्लज, इस चैप्टर में कई जगह स्लज वर्ड आया है। स्लज वर्ड का मतलब होता है एक तरह से वेस्ट, है ना। तो वो जो स्लज इकट्ठा हुआ है उस स्लज को कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों? क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे मरे नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बेहोश कर दो, तो आपको याद रहेगा वो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है। उस एक्टिवेटेड स्लज को एक एडिशनल चैम्बर में ले जाते हैं, छोटे से चैम्बर में, और वहां पर मिथेनोजेंस को डालते हैं। तो वो जो छोटा सा चैम्बर है ना, जहां इन बेहोश फ्लॉक्स को हम लेकर गए हैं, वहां पर हमने मिथेनोजेंस को ऐड किया है। उस छोटे से चैम्बर में एनारोबिक कंडीशंस हैं, और वहां पर वो जो स्लज है, बेहोश फ्लॉक्स हैं, दे एक्ट एज काउडंग। वो वहां पे काउडंग की जगह है, समझ रहे हो आप। तो वो जब वहां पर मिथेनोजेंस ग्रो करेंगे और उस स्लज को डिकम्पोज करेंगे, तो वहां से भी बायोगैस मिल जाएगी। तो मतलब हमने एक पंथ दो काज कर लिए कि वो जो स्लज था, वो जो बेहोश फ्लॉक्स थे जिनसे हमें छुटकारा पाना था, उन स्लज को ले जाकर हमने एक एडिशनल चैम्बर में डाल दिया, छोटे चैम्बर में डाल दिया। उस चैम्बर में स्लज को जब हमने डाला तो हमने बाहर से मिथेनोजेंस ऐड कर दिए। मिथेनोजेंस एनारोबिक होते हैं, तो उस छोटे चैम्बर में एनारोबिक कंडीशंस दे दी, और उन एनारोबिक कंडीशंस में मिथेनोजेंस ने जब ग्रो करना शुरू किया तो स्लज का डाइजेशन कर दिया। इसीलिए उस छोटे चैम्बर का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे वो स्लज डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे बायोगैस मिलेगी। तो हमें स्लज से भी छुटकारा मिल गया और हमें बायोगैस भी मिल गई। कितनी अच्छी बात है कि एसटीपी ने भी हमें बायोगैस बना के दे दी। समझ रहे हो आप बात को। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, वैसे बायोगैस प्लांट अलग होता है, वहां हम काऊ डंग यूज करते हैं, बट एसटीपी में जो कचरा लास्ट में बचता है, जो बेहोश फ्लॉक्स बचते हैं, जिसे आप एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, उससे भी बायोगैस बना ली जाती है बाय इन दिस चैम्बर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो इस तरह से आपको बस एसटीपी बहुत इजीली याद रख सकते हो आप, और लॉजिकल डायग्राम वगैरह के थ्रू पढ़ना है तो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बायोगैस वगैरह क्या है, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं, फिर लास्ट में जब यहाँ पर आएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा आप चैप्टर से नोन हो गए ना, इसलिए मैंने शुरू में हल्का सा ब्रीफ दे दिया आपको कि आपके दिमाग के तार खुल जाएं कि हाँ यार इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। कोशिश किया करो तुम भी, जब भी किसी चैप्टर का बहुत दिनों बाद रिवीजन मतलब क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एक बार हल्का सा पन्ने पलट के उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में रिवाइज किया करो। एनसीईआरटी के ही पन्ने पलट लो और थोड़ा सा सोचो। उससे ना, जैसे नहीं बोलते एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जब भी कोई चैप्टर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा अगर हम हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज कर लें तो हमें याद आ जाती हैं चीजें और क्वेश्चन सही होते हैं हमारे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन चलेंगे, वही जैसा हम करते हैं। पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है ना, दही, डोसा, इडली, टॉडी, ये सब इसमें दिया है, चीज, पनीर, ये सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर ड्यू टू। लैक्टोबैसिलस कैसे दूध को दही में बदलता है, सीधा सीधा कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स। नहीं, आपने पढ़ रखा है कि जब दूध दही में बदलता है तो मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होती हैं उनका पार्शियल डाइजेशन होता है, एंड बट ऑब्वियस कोएगुलेशन भी होता है, इसीलिए दूध तो एकदम लिक्विड होता है, जबकि दही जो है वो सेमी सॉलिड होता है, लम्प्स होते हैं बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन बी है। ओके, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, दिस इज पार्शियल डाइजेशन, की वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। देन बैक्टीरिया तो सबको पता है, एलएबी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट, LAB also improve nutritional quality of curd by increasing vitamin B12। बता रखा है मैंने आपको कि स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए विटामिन B12 के बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं बच्चों।
कुछ ही सब्जियों में, पालक, बीटरूट वगैरह में, दही में ये सब होता है विटामिन B12 और बहुत थोड़ा होता है। तो क्योंकि हमारे पास वेजिटेरियंस के पास ज्यादा सोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए हमको दही या डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो यस, दही में एडिशनली विटामिन B12 होता है जो बैक्टीरिया ने ही ऐड किया है। देन LAB व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक, बोलते हैं ना दही खाना पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दही के साथ ये LAB हमारे स्टमक में चले जाते हैं। एंड दे चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, चेक यानी रोकना, ये रोक देते हैं दूसरे पैथोजेंस को ग्रो करने से। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कनेक्टेड नहीं है, नॉट द एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं ना क्वेश्चन AR टाइप से ज्यादा। AR टाइप में हमें एडिशनली ये भी देखना पड़ता है कि यार ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, स्टेटमेंट टाइप में जनरली वो नहीं देखना होता। ठीक है, अब नीट में तो सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल। क्लियर? नेक्स्ट, सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे आ गए सीधा। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि आते भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं चाहती हूँ एक क्विक रिवीजन तुम्हें यहाँ पर दे दूं। ये तो तुमने देख ही लिया दही वाला तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि जो साउथ इंडियन फूड होता है ना बच्चों, डोसा एंड इडली, वहां पर आपने देखा होगा उनका जो घोल होता है या उनके लिए कोई भी आटा वगैरह, जो भी डो वगैरह लगाया जा रहा है, उसको कुछ समय ढक कर रख दिया जाता है, क्योंकि हम उसको फर्मेंट कर रहे हैं। आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका फर्मेंटेशन हो जाए, या तो यीस्ट करते हैं वो फर्मेंटेशन या बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, और उससे CO2 गैस बनती है जो कि क्या करेगी, उसको सॉफ्ट बना देगी, जिससे वो फूड सॉफ्ट बने। क्लियर? सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हाईलाइट कर लेना। बेकर्स यीस्ट कौन सा है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये सिर्फ बेकर्स यीस्ट नहीं है, ये ब्रूअर्स यीस्ट भी है। ब्रूइंग इंडस्ट्री बताया था, ब्रूइंग इंडस्ट्री का मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री जहां पर बेकरी वाले फूड बनते हैं। दोनों ही इंडस्ट्रीज में, चाहे अल्कोहल बनाना है चाहे बेकरी के फूड्स बनाने हैं, दोनों ही केसेस में जो यीस्ट यूज होता है दैट इज सेम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो आपको ध्यान रखना है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इस वर्ड को लिखने की भी प्रैक्टिस कर ले, है ना, कि स्पेलिंग वन वर्ड क्वेश्चन होता है तो वहां पर थोड़ा बहुत कई बार देख लिया जाता है कि आपने स्पेलिंग सही से लिखी है या नहीं, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, तो बट आप सही से करके आना, आप तो अपनी तरफ से गलती मत करो। ठीक है, देन टॉडी जो है मैंने आपको समझा रखा है, पाम ट्रीज साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो पाम ट्रीज का फ्लूइड इकट्ठा कर लेते हैं, जो सैप है, और उसको बर्तनों में ढककर फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, उससे जो ड्रिंक बनता है दैट इज टॉडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये वहां का, है ना। और चीज दिया है, चीज तो बहुत तरह के होते हैं बच्चों, जिनमें से तुम्हारी बुक में स्विस चीज दिया और एक रॉकफोर्टी चीज दिया है, ये रहा रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज जो है उसके तो बैक्टीरिया का नाम भी बड़ा स्पेशल सा है, शर्मानी, है ना, दैट इज प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी, S फॉर स्विस, S फॉर शर्मैनी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। स्विस चीज में खासियत क्या है कि ये जो शर्मैनी है, ठीक है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी है, ये है ना बहुत ज्यादा CO2 बनाता है, नाम तो इसका शर्मीला है बट CO2 बहुत सारी बनाता है। तो CO2 बहुत सारी बनने की वजह से जब वो निकलती है तो स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड रॉकफोर्ट चीज बैक्टीरिया से नहीं बनता, रॉकफोर्ट चीज ये तो बैक्टीरिया है स्विस चीज बनाने वाला, रॉकफोर्ट चीज एक फंजाई से बनता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, इसमें नाम नहीं दे रखा, मैंने बता रखा है आपको, जिससे इसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सारे देखने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश किया करो NCERT को जब भी पढ़ो पूरे मन से पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो, तभी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर चीज को सोचोगे अरे ये छोड़ दो, ये क्या पढ़ना है, इसको हटाओ, तो फिर वो मन से पढ़ाई नहीं होती है ना। मन से पढ़ने का मतलब इतने मेहनती हो कि आपका एक पेज पढ़ने के लिए खोलते हो बट दूसरा भी पढ़ लेते हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रू डेडिकेशन। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, अच्छा अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तो क्वेश्चंस करते हैं, उसके साथ साथ देखेंगे। सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं देखना। एंटीबायोटिक्स, यस इंडस्ट्रियल में आते हैं, एंजाइम एंड केमिकल्स भी इसी में आते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस भी इसी में आते हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी इसी में आते हैं। तो क्या है ये, अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं लगा मुझे इस क्वेश्चन में, क्या पूछना चाह रहे हैं। सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, तो ये सभी तो माइक्रोब से बनते हैं बच्चों, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दे रखे हैं, बस बायोगैस नहीं दे रखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। तो ठीक है, फिफ्थ को हटा दो, तो फिर ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, फिर ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या तो यहाँ पर फोर्थ भी होना चाहिए था, तब आप ऑप्शन डी कर सकते हो। ऐसा कुछ है क्या, यहीं पे कुछ गड़बड़ है, देखो, अच्छा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, नहीं, इसमें ऑप्शन सही से फ्रेम नहीं हुए हैं, है ना।
क्योंकि ये सब तो दे रखा है ना तुम्हारी बुक में, देखो फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, केमिकल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ऑप्शन में ही कोई गलती है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है असर्शन रीजन। हाँ, अब इसमें ये जो बेवरेजेस वाला पॉइंट है, फर्मेंटेड बेवरेजेस, क्योंकि बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स को फर्मेंटेशन से बनाया गया है, सो दे आर फर्मेंटेड, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, वो है कौन सी, डिस्टिल्ड ड्रिंक्स और नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है पढ़ाते वक्त कि आप तो सिंपली ऐसे याद रख लो कि डिस्टिलेशन का मतलब किसी चीज को मोर कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। तो जो भी ड्रिंक्स, जिन भी अल्कोहल्स में ज्यादा अल्कोहल होता है वो डिस्टिल्ड है, और जिनमें कम अल्कोहल है वो विदाउट डिस्टिल्ड है, क्योंकि आप डिस्टिलेशन वर्ड को कॉन्सेंट्रेट से याद रखो। अगर हम डिस्टिलेशन करते जा रहे हैं तो वो और कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। तो बहुत आसान है, जो बहुत माइल्ड है ना, वाइन, बियर, ये तो किस में आएगी, नॉन डिस्टिल्ड में। और जो थोड़ी ज्यादा अल्कोहल रखती हैं, कहाँ गए नाम, ब्रांडी, रम, विस्की दे रखे हैं ना इसमें, ये कैसी हो गई, डिस्टिल्ड हो गई, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। वही सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का नाम दे रखा है, ब्रूअर्स यीस्ट लिखा हुआ भी है, क्लियर, सब पढ़ा रखा है, दोबारा पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, ओके। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बियर एंड वाइन आर सॉफ्ट लिक्वर्स व्हाइल ब्रांडी एंड रम आर हार्ड लिक्वर्स, ठीक है। ये सॉफ्ट एंड हार्ड वही है, सॉफ्ट मतलब जिसमें कम हो, हार्ड मतलब जिसमें ज्यादा हो अल्कोहल, क्लियर। बियर एंड वाइन आर मेड विदाउट डिस्टिलेशन, यस, बियर एंड वाइन को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया गया, इसीलिए वो सॉफ्ट लिक्वर है। अब इसमें भी वही हो गया, आधा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया, आधा नहीं किया, बट ठीक है, आधा तो कर ही दिया, तो हम करेक्ट में रखेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे आते हैं, मैच द कॉलम, ठीक है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में, है ना। एंटीबायोटिक्स वाला तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें क्या एंटीबायोटिक्स के कोई खास बहुत सारी चीजें नहीं है, बस उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बता रखा है कि सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया पे रिसर्च हो रही थी, स्टेफाइलोकोकस पे कुछ और ही रिसर्च हो रही थी। कौन थे साइंटिस्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, और उनको अचानक से पता चला कि यार स्टेफाइलोकोकाई के साथ पेनिसिलियम ग्रो कर गए, जो एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं जो स्टेफाइलोकोकाई को मार रहा है, तो खोज हो गई एंटीबायोटिक्स की। बाकी उन्होंने इसको एंटीबायोटिक नहीं कहा था, बाद में चेन एंड फ्लोरे ने इन केमिकल्स का एज एन एंटीबायोटिक यूज हमारे सामने रखा, तो फिर तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, क्लियर। 1945 का जो नोबेल प्राइज था वो इन्हीं तीनों साइंटिस्ट को मिला था, ओके। नाउ हाँ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें पहले तो आपको इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया है, केमिकल्स कौन कौन से हैं, एंजाइम्स कौन कौन से हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब वो मॉलिक्यूल जो हमें माइक्रोब से मिले और हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज किए, मतलब वो बॉडी में जाने के बाद अपना एक्शन कर रहे हैं, बायोएक्टिव है वो, ठीक है। तो केमिकल्स में कौन कौन से हैं, केमिकल्स में आपकी बुक में है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। चारों के जो माइक्रोब्स हैं उनका नाम काफी हद तक मिलता जुलता है। तो तुम कैसे मैच द कॉलम अगर आता है तो कैसे करोगे, देखो पहले एसिटिक एसिड अगर हो तो उसका मैच कर लेना, बहुत आसान है, एसिटाई से एसिटिक एसिड मिलता है। मान लो ये नहीं हो तो ब्यूटायरिक एसिड का कर लेना, क्योंकि ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटाइलिकम से मिलता है, ठीक है। वो भी नहीं हो तो लैक्टिक एसिड तो सबको ही पता है लैक्टोबैसिलस से मिलता है, वही दही वाला बैक्टीरिया, वो दूध में लैक्टिक एसिड तो बना रहा है जिसकी वजह से दूध कोएगुलेट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन्स का, ठीक है। तो ये अगर है तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मान लो एक ऑप्शन भी मिल जाता मुझे कि सी का 2 है और किसी एक ही ऑप्शन में सी का 2 मिला है, दिया है, तो वैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा ना, ऐसे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन होते हैं ये वाले। कभी भी पहले इस वाले को मैच मत करना, क्योंकि इन दोनों का नाम मैच नहीं करता, ठीक है। सिट्रिक एसिड हमें एक फंजाई से मिलता है जिसका नाम है, ये तीनों तो बैक्टीरिया है, ये तीनों तो बैक्टीरिया है, बट सिट्रिक एसिड हमें एक फंजाई से मिल रहा है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। याद है एस्परजिलस, किसी को क्लास याद है कौन से फंजाई की क्लास में एस्परजिलस आता है, जिसमें पेनिसिलियम आता है, दैट इज सेकेंड क्लास एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, ओके। ऐसे कभी कभी रिवाइज कर लिया करो दिमाग में अपने। चलिए समझ गए ना कैसे करना, एकदम रट लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख देना, ये पूछते हैं, कई बार पूछा गया है नीट में। चलो नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को कैसे याद करोगे, देखो केमिकल्स तो तुमने कर लिए, अभी एंजाइम पे भी आते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को एकदम ना मतलब हर 2-5 दिनों में दिमाग में बैठे बैठे रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए, आ गया तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसमें 3 हैं, एक तो है साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो मैं हर बार जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ वहां पर आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने हैं,
तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ए का नाम हमेशा बोलती हूँ जिससे आपको याद रहे, ठीक है। एक है इसमें बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए के बाद स्टैटेंस आप कैसे ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके घर में आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप देखना वो जो मेडिसिन लेते हैं, आजकल बहुत कॉमन है, हाई बीपी के पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स दिए जाते हैं, एट्रोवास्टैटिन, अलग अलग स्टैटिन्स होते हैं। तो स्टैटिन हमेशा कोलेस्ट्रॉल लो करने वाला एजेंट है, ठीक है। और थर्ड एक है, ये रहा ऊपर लिख रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी बायोएक्टिव है, ये तीनों बायोएक्टिव है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एज यानी एंजाइम है तो किसी चीज को तोड़ेगा, मतलब किसी रिएक्शन में कुछ करेगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स अगर किसी में बन जाए तो उन ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देता है। इसका इंजेक्शन देने पर या इसको जिस भी फॉर्म में देते हैं, ये तुरंत ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो तीनों के एक्शंस आप थोड़े से समझने के बाद याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपको याद रहेगा। वरना इनके जब क्वेश्चन बनते हैं ना मैच द कॉलम, तो हम मिक्स कर देते हैं कि किसको किससे मैच करें, किसका क्या फंक्शन था। तो अच्छे से याद रखना कि मैम ने बताया था स्टैटिन्स बीपी के पेशेंट लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। साइक्लोस्पोरिन ए हम पढ़ते ही हैं चैप्टर्स में, इम्यूनोसप्रेसेंट है। बचा स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये क्लॉट बस्टर है, ठीक है। ये तो आपको याद होगा इनके एक्शंस। अब दूसरा आता है इनके माइक्रोब्स भी बताओ, कौन सा किस माइक्रोब से मिल रहा है। तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज तो बहुत आसान है क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, नाम मैच कर लोगे आप, ठीक है। कंफ्यूजन जो होता है वो इन दोनों में होता है। साइक्लोस्पोरिन हमें मिलता है ट्राइकोडर्मा से और स्टैटिन्स हमें मिलते हैं मोनास्कस से, यहां पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अब उसमें भी एक हल्की सी हिंट है कि अगर साइक्लोस्पोरिन के लिए इसका पूरा नाम आ जाए, इसका पूरा नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तब तो स्पोरम और स्पोरिन मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कई बार ऑप्शन में सिर्फ ट्राइकोडर्मा लिखा रहता है तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। इसी तरह स्टैटिन्स के लिए है मोनास्कस परप्यूरियस, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं मोनास्कस में एस आया है तो एस से स्टैटिन्स, ऐसे याद रख सकते हो। परप्यूरियस में भी एस आ रहा है तो एस से स्टैटिन, ठीक है। तो आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज का याद हो गया, स्टैटिन्स का याद हो गया कि भाई यहाँ पर एस पे ही खत्म हो रहा है और एस से ही शुरू हो रहा है, तो बस फिर ट्राइकोडर्मा किसका हुआ, साइक्लोस्पोरिन का हुआ, है ना। या कुछ भी व्हाटएवर, जिस भी ट्रिक से आपको याद रहे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन नीट, ठीक है। क्लियर है क्या? इसमें सब इनके बारे में डिटेल में भी बताया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है। हो सकता है ये पूछ लें तुमसे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। लो एक और एग्जांपल आ गया, वो हम बायोमोलिक्यूल में कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स पढ़ते हैं ना, सक्सीनेट का मेलोनेट है। वैसे ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है ना, यू नो, डाइट से तो मिलता है, बनता भी है। तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस एंजाइम का कोई इनहिबिटर बॉडी में चला जाए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये, तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। तो हो गए ना स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको चीजें। अच्छा एक और बात बताऊं बच्चों, ये आपको पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, कि स्टैटिन्स हमें मोनास्कस से मिल रहे हैं ना, ठीक है। मोना भी याद रख सकते हो आप। स्टैटिन्स हमें मोनास्कस मोना से मिल रहे हैं ना। मोना भी एक यीस्ट है बच्चों, ये भी एक यीस्ट है। सोचो, हमें लगता था कि यीस्ट का मतलब सैकरोमाइसिस सेरेविसी, लगता है कुछ बच्चों को, ऐसा नहीं है। यीस्ट एक्चुअली फंजाई में भी एक ग्रुप है, यीस्ट में भी कई सारे अलग अलग जीनस एंड स्पीशीज है। सैकरोमाइसिस सेरेविसी इज कॉमनली यूज्ड यीस्ट, इसलिए हमें लगता है यीस्ट वही है, बट यीस्ट और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक यीस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट, तुम यीस्ट का नाम देखते ही अल्कोहल्स पे टिक लगा दो या बेकिंग प्रोडक्ट्स पे टिक लगा दो, और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट। तो अल्कोहल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल थोड़ी ना है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में तो ये 3 दवाइयां हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होती हैं, है ना। तो आपको स्टैटिन्स टिक करना पड़ेगा, यीस्ट का नाम देखते ही आप वहां मत चले जाना सीधा, ये भी एक यीस्ट है, मोनास्कस मोना भी एक यीस्ट है, ठीक है। क्लियर? ये सब पढ़ा रखा है मैंने, तो यहाँ पे हमने दोबारा देख लिया एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब फटाफट मैच कर दो, अब तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, मैम ने समझा दिया। स्टैटिन्स को उसके रोल से मैच करना है। स्टैटिन्स क्या करते हैं, मोना से मिलते हैं, बीपी कम करते हैं, बहुत आसान है याद रखना। तो स्टैटिन्स लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। साइक्लोस्पोरिन ए अभी बताया इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, और हाँ लाइपेज किस में आएगा, ये तो बायोएक्टिव हो गए। इस टॉपिक में एंजाइम्स भी है ना, तो बस 2 ही एंजाइम तुम्हारे कोर्स में है, एक है लाइपेज एक है प्रोटीएज। ये रहा लाइपेज, तो हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें होता है, जिससे कपड़ों पे से ऑयली स्टेन रिमूव हो जाए,
और दूसरा है प्रोटीएज, प्रोटीएज के साथ पैक्टिनेज भी है। ये जो है पैक्टिन्स कहाँ पढ़ते हैं हम, प्लांट्स की सेल वॉल में। तो जो फ्रूट जूसेस होते हैं ना बच्चों, फ्रूट जूसेस में जब आपने देखा होगा, जब हम फ्रूट्स के जूस बनाते हैं तो उनमें झाग आते हैं। आज अभी तो कोई भी जूस आप देखो बाजार में, फ्रेश जूस आप निकलवा के पियोगे तो उसमें थोड़े से झाग होते हैं, वो झाग पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। अब जो बॉटल्ड जूसेस होते हैं जब उन्हें बनाया जाता है तो उसमें इन एंजाइम्स को ऐड कर देते हैं, जिससे पैक्टिन और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए और उनके झाग गायब हो जाए, जिससे वो दिखने में थोड़े एथिकल, मतलब दिखने में ऐसे लगेंगे, हाँ हम उसको एस्थेटिक लगे, पी सके हम उसको, है ना। तो उसको क्लैरिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं, इन दोनों को क्लैरिफाइंग एजेंट्स। ये फ्रॉथ को, झाग को जूस में से खत्म कर देते हैं, सो दैट उसे पैक किया जा सके। ठीक है, तो लाइपेज को किससे मैच कर दूं, इससे। सो ए का हो गया 3, ए का 3 वैसे ही एक ऑप्शन में है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने। ए का 3, बी का 4, हाँ ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस्टर एक्स, आ गया देखो क्वेश्चन, हैड परचेज्ड अ फ्रूट जूस बॉटल्ड फ्रॉम मार्केट एंड पजल्ड टू सी दैट इट इज कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, इट इज ड्यू टू, बॉटल जूसेस में झाग क्यों नहीं होते फ्रेश जूसेस की तरह, बिकॉज उनमें ऐड किया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज को। देखो बहुत मिलते जुलते ऑप्शन सेट किए हैं। जब हम थ्योरी से रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हाँ हाँ ये तो पता है, आएगा तो कर लेंगे, पर क्यों फिर क्वेश्चंस में तुम अटक जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो इतने मिलते जुलते होते हैं कि वहां पर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, आते हुए भी आंसर नहीं पहचान पाते हम। ठीक है, तो यही खेल है मेन, इसीलिए बोलते हैं कि थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है अगर, तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, आपके दिमाग में वहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है भाई, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी किसमें इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल प्रोडक्शन में, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनेस्कस, मोनास्टैटिन्स बनाती है, स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है। और शर्मैनी स्विस चीज बनाती है ना, शर्मैनी बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है, जिससे कि होल्स वाला स्विस चीज हमें मिलता है। उसमें इतने सारे होल है इसीलिए वो शर्माती है, समझ लो। ठीक है, चीज में इतने सारे बड़े बड़े होल कर दिए, अपने तो इतना कॉमन नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में चीज की बहुत सारी वैरायटीज खाई जाती है। हम गूगल पे देखना, स्विस चीज, रॉकफोर्ड चीज, देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ चीज। ठीक है, रिसर्च करने मत बैठ जाना, वो नहीं पूछेंगे आपसे नीट में। ओके, तो ए का है थर्ड, ए का थर्ड 2 ऑप्शन में दिया है, सो हमें बी देखना पड़ेगा, बी का 4th ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन, माइक्रोब्स इनमें से कहां कहां यूज होते हैं। अच्छा, अब ये आ गया बच्चों एसटीपी पर। ठीक है, अब एसटीपी पर आ गए हैं। एसटीपी में मैंने आपको कहा कि 2 मेन स्टेज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमेशा ध्यान रखो, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल। जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल का मतलब कि जैसे फिल्टर मेम्ब्रेन्स लगाकर उसको छान देना, सेडिमेंटेशन करना, ये सारा जो मेनली जो 2 स्टेप्स होते हैं, कौन से, एक तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। ये वाला पार्ट तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हो जाता है। प्राइमरी टैंक होता है, उसमें इस तरह की चीजें होती हैं जिससे वो जो सीवेज आ रहा है ना, उसमें से मोटी मोटी गंदगी या जो धूल है, डस्ट है, वो सब नीचे बैठ जाए। ठीक है, उसको भी स्लज कहते हैं। वो भी कचरा ही तो है, वेस्ट ही तो है, बट वो प्राइमरी स्लज है। जो सेकेंडरी टैंक में ट्रीटमेंट में बनेगा वो एक्टिवेटेड स्लज है, मिक्स मत कर देना। एक्टिवेटेड स्लज में फ्लॉक्स हैं, प्राइमरी स्लज में मिट्टी ये सब है, फ्लोट डैब्रिश है। ठीक है, क्लियर, ओके। जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें हम किसको यूज कर रहे हैं, फ्लॉक्स को यूज कर रहे हैं। हमने फ्लॉक्स नहीं डाले, ऑलरेडी जो सीवेज बहकर आ रहा है उसमें पहले से फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स आर पैथोजेनिक फॉर अस, बट सोचो ह्यूमन ब्रेन कि हमने क्या किया, उन्हीं फ्लॉक्स को अपने लिए यूजफुल बना लिया। वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हमने एक ऐसा इंतजाम किया, एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि पहले तो खूब सारी ऑक्सीजन दे दी एरेशन टैंक में, है ना, और उस एरेशन टैंक से फ्लॉक्स ने खूब तेजी से ग्रोथ की। खूब तेजी से ग्रोथ करने के चक्कर में उन्होंने उस सीवेज में से सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया, हमारे सीवेज की सफाई हो गई। अब हमने नेक्स्ट टैंक में ले जाके उन्हीं फ्लॉक्स को मार दिया, ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, वो बेहोश होकर मरते हुए नीचे गिरते गए, एक्टिवेटेड स्लज बन गया। तो हमारा सीवेज साफ हो गया, अब सिर्फ पानी बचा है हमारे पास, विच इज कंज्यूमेबल। सोचो आप, थोड़े बहुत उसमें केमिकल्स सोचने में बहुत अजीब लगता है ना, कि कहाँ सीवेज आ रहा है यार, उसी को नदियों में बहा रहे हैं, बट यस दिस इज द ट्रुथ, ऐसा ही होता है बच्चों।
देयर इज अ वाटर साइकिल, है ना, वो एक वाटर साइकिल तो आप नेचर का पढ़ते हैं, ये भी वही है। आपके रिवर्स में जो पानी जा रहा है वो सीवेज, इतना सीवेज कहाँ जाएगा, वरना तुम बताओ पूरी दुनिया में कितने टन सीवेज प्रोड्यूस होता है, कहाँ जाएगा ये सीवेज का पानी, ये इसको सबको कंज्यूमेबल बनाना पड़ता है वापस से, ठीक है। तो ये जाकर वहां मिल गया उसमें रिवर्स में मिल गया, मतलब हमने उन्हीं बैक्टीरिया को ग्रो कराया, सेकंड दोबारा उसको बेहोश कर दिया। दोनों आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। ये दोनों चैम्बर, एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक जिसमें फ्लॉक्स को ग्रो कराया, सेटलिंग टैंक जिसमें फ्लॉक्स को बेहोश कर दिया, दोनों आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सिंपल, ठीक है। फिर वो पानी तो हमने नदियों में बहा दिया, और जो स्लज बचा, एक्टिवेटेड स्लज, उसको एक अलग से एक चैम्बर में ले गए, जिसका नाम अभी बताया था मैंने, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। वहां उस स्लज से भी हमने बायोगैस बना ली, तो जीरो वेस्ट प्रोसेस हो गया, कुछ भी वेस्ट नहीं बचा, बल्कि हमें बायोगैस और मिल गई, ठीक है। यही तो है, ह्यूमन ब्रेन अगर चाहे तो पता नहीं क्या क्या चीजें अच्छी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने नेचर पे थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। अगर हम हमारी इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में थोड़ा बहुत नेचर का भी ध्यान रखते हुए चले ना बच्चों, तो ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट यूनिक इनोवेशन ऑफ नेचर, आप ऐसा कह सकते हैं। बट बस वही हो रहा है कि वो बोलते हैं ना, कभी कभी ज्यादा पावर मिल जाती है तो उसका मिसयूज होने लग जाता है। इसलिए आजकल नेचर पे तो ध्यान दे नहीं रहे हम, सिर्फ अपने आराम, कंफर्ट और इन पे ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर स्पॉइल होती जा रही है। आता है ना इसमें कि हमने एसटीपी तो बना लिए, है ना, लेकिन उन एसटीपीज की मेंटेनेंस ही नहीं होती। बहुत सारी जगहों पर एसटीपीज खराब पड़े हैं, तो वो जो सीवेज है वो सीधा रिवर्स में मिल जाता है। रिवर्स, हमारी गंगा यमुना जैसी जो रिलीजियस रिवर्स हैं, उनको भी पल्यूट कर दिया है सीवेज ने, उसके लिए कुछ एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। एक चीज जो इसमें आपको और याद रखनी है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज बीओडी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं कई बार, दैट इज दे रखी होगी आपकी बुक में, ये रही, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब मैं आपको कह रही हूं कि एरेशन टैंक में फ्लॉक्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो जो फ्लॉक्स ग्रो कर रहे हैं ना बच्चों, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं ना हम, तो क्योंकि ऑक्सीजन ही उनके लिए मतलब जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन उनके लिए एसेंशियल है। तो हम जो ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, जिससे वो ग्रो कर पा रहे हैं, वही बीओडी है। मतलब किसी भी पॉल्यूटेड वाटर में जब वो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्रो करने के लिए जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए, वही उसकी बीओडी है। इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है कि अगर हम स्टैंडर्ड दे दें कि 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइज करना, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, वही उस पानी का बीओडी है। तो तुम मुझे सोच के बताओ कि अगर एक पानी बिल्कुल प्योर है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं, तो उसमें बैक्टीरिया भी नहीं होंगे, तो उसका बीओडी जीरो होगा ना। बायोकेमिकल, हम जो पानी पीते हैं उसका बीओडी हमेशा जीरो होता है, पैथोजेनिक वाटर थोड़ी ना है वो। और जैसे जैसे पानी पॉल्यूट होता जाता है, पानी पॉल्यूट भी कई तरह से होता है, पानी में मिट्टी का मिलना, है ना, इनऑर्गेनिक चीजों का मिलना, उससे बीओडी इफेक्ट नहीं होता। वो इन बैक्टीरिया के लिए खाना नहीं है, बैक्टीरिया का खाना है ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज, डेड डिकेइंग जो लीव्स हैं, ये सब, ये है बैक्टीरिया का खाना। ऑर्गेनिक मैटर कितना है पानी में, उससे डिसाइड होगा उसका बीओडी। जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, उतने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे, फ्लॉक्स होंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, उतना ज्यादा बीओडी होगा। तो एक फॉर्मूला लिख लो, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो वाटर जितना पॉल्यूटेड होगा, उसका बीओडी उतना हाई होगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्लियर, पढ़ रखा है हमने ये सब। तो बताओ माइक्रोब्स इनमें से कहाँ कहाँ यूज होते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यस, एनारोबिक में यस, फ्लॉक्स भी माइक्रोब है, मिथेनोजेंस भी माइक्रोब है। एक तरह के माइक्रोब्स को मारने के लिए दूसरे तरह के माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में भी देखा आपने, तीनों जो हैं, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस, सब हमें माइक्रोब से मिलते हैं। तो माइक्रोब्स 2, 3 एंड 4 तीनों में यूज होते हैं, सो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इन एसटीपी द प्राइमरी स्लज यानी वो मिट्टी वगैरह, is obtained by sequential filtration and sedimentation, yes. Statement 2 है, methanogens are found in anaerobic sludge digesters, yes. but दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, but yes, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो क्या होगा? फिजिकल नहीं, एनारोबिक स्लज डाइजेशन, हाँ ये पार्शियली इसका पार्ट है, एग्जैक्टली नहीं है, तो उस पर मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। सेडिमेंटेशन टू रिमूव, सेडिमेंटेशन तो प्राइमरी का पार्ट है,
मैकेनिकल एगिटेशन कपल्ड विद एडिशन ऑफ एरोबिक माइक्रोब, यस ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। अगर ये नहीं होता ना, कुछ ऐसा होता सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, तब तो मैं इसको भी चूज कर सकती थी, बट ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेशन है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एक एडिशनल स्टेप है, भी बताया मैंने तुम्हें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन क्या आता है, एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, एक जिसमें हम फ्लॉक्स को ग्रो कर रहे हैं, एक जिसमें बेहोश कर रहे हैं, सीधी सिंपल बात है, ठीक है। इसमें व्हाट इज दिस, जो एरेशन टैंक है ना बच्चों, जिसमें हम फ्लॉक्स को ग्रो कर रहे हैं, उस एरेशन टैंक में ऊपर एक रॉड लगी रहती है, ये रॉड ऐसे घूमती रहती है, क्योंकि आपको पता है एगिटेशन, मैकेनिकली किसी चीज को एगिटेट करने से जो ऑक्सीजन है, एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है, इसमें खूब सारे फ्लॉक्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये रॉड लगातार घूमती रहेगी तो इसके घूमने से जो ऑक्सीजन है वो पूरे में मिक्स होती रहेगी और होमोजीनसली सारे फ्लॉक्स को मिलेगी, जिससे वो इजीली ग्रो कर सके, ठीक है। तो मैकेनिकल एगिटेशन भी करते हैं हम इसमें, कपल्ड विद साथ में एडिशन ऑफ एरोबिक माइक्रोब। वैसे तो मैंने तुम्हें कहा कि जो माइक्रोब्स हैं वो पहले से इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें आप यहाँ पे पढ़ोगे, एक यहाँ पर ना इस तरह का, सॉरी एक यहाँ पर इस तरह, ये अगर सेटलिंग टैंक है तो एक इस तरह का कनेक्शन किया जाता है। वो जो बेहोश हो रहे हैं ना फ्लॉक्स यहाँ पे, उनमें से कुछ तो जिंदा भी होंगे, तो उनको थोड़ा सा पंप बैक कर दिया जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लॉक्स होंगे उतनी जल्दी बीओडी रिड्यूस होगा। हम बीओडी रिड्यूस ही तो करवा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करवा के, तो इसलिए एरेशन एरोबिक माइक्रोब्स को हम थोड़ा थोड़ा ऐड भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कभी कभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है सीधा सीधा ऑप्शन हो, थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज इज रिड्यूस, वही आ गया, उनको बेहोश कर रहे हैं हम, क्या होगा बताओ, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल हो सकता है। द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स, बट हम और ऑप्शन भी पढ़ेंगे, कई बार दूसरा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है। द सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक which would cause death of bacteria and eventually breakage of flocks। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो सेटलिंग टैंक में क्लियरली एक चीज दे रखी है कि सेटलिंग टैंक में होता क्या है, इस सेटलिंग टैंक में जहां हम बेहोश कर रहे हैं फ्लॉक्स को, वहां पर क्या होता है, वहां पर कहां दे रखा है, ये एग्जैक्ट लाइन है बच्चों एनसीईआरटी में, कि फ्लॉक्स का जो सेंटर है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो बेहोश हो जाते हैं एंड फ्लॉक्स टूट जाते हैं। नहीं तो था ये एनसीईआरटी में, कहाँ गया, द इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू टैंक इज अलाउड टू सेडिमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड बैक, हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, नहीं है इसमें, पढ़ा तो है ये हमने कहीं पर, नहीं पढ़ा क्या ये हमने किसी और बुक में पढ़ा है क्या मैंने, वेयर इट इज द अलाउ विग्रस ग्रोथ कंज्यूम द मेजर पार्ट द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बीओडी, अच्छा ठीक है, नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, चलो ठीक है कोई नहीं, बट ये ज्यादा करेक्ट है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो सेटलिंग टैंक है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वैसे तो ये भी सही है, बट ये वाला ना, ये वाला तो डिग्रेडेशन तो एक तरह से बंद ही हो गया सेटलिंग टैंक में, डिग्रेडेशन तो एरेशन टैंक में पूरा हो चुका है। तो सेटलिंग टैंक में जो एग्जैक्टली होता है वो ये होता है कि जब सेंटर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां हम ऑक्सीजन दे नहीं रहे, तो पहले बीच वाले बेहोश होते हैं, यानी फंगल की डेथ होनी शुरू होती है, फिर फिलामेंट्स टूट गए तो बैक्टीरिया भी मतलब डेथ होने लगती है उनकी भी, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर भी और देख लेती हूँ, इंक्रीज इन साइज नहीं, प्रोटोजोआ का कोई मैटर ही नहीं है, सो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है क्या? देन स्टेटमेंट टाइप है बीओडी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by microorganism। बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो कहा था ऑक्सीजन को हम दे रहे हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, बट ऑब्वियस किसी भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन तो होती है, तो जब उसमें माइक्रोब ग्रो करना शुरू करते हैं तो पहले उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे, फिर जब वो भी खत्म हो जाएगी तो और डिमांड करेंगे, तो जब वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं वो भी उनकी बीओडी ही है, जितनी भी टोटल ऑक्सीजन चाहे वो डिसॉल्व है चाहे वो हमने दी है, उन्होंने कंज्यूम की, दैट इज बीओडी, ठीक है। तो ये सही है, ओके, इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूरा यहाँ तक लिख के यहाँ लिख देते इनऑर्गेनिक मैटर, तो ये गलत हो जाता। बीओडी इनऑर्गेनिक मैटर से कोई रिलेशन नहीं रखती, बीओडी डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज, पत्तियां, टहनियां, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ना उस पे मैटर करेगा बीओडी की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, बोथ आर द करेक्ट वन। अगर ये एआर टाइप क्वेश्चन होता
तो ये दोनों बीओडी की डेफिनेशन दे रखी है और फिर बता रखा है हाई वैल्यू नहीं, तो भी ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपके हो गए एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर, है ना। बायोगैस के लिए हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लेट्स चेक। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बायोगैस के रिगार्डिंग। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। ठीक है, आ गया वही पॉइंट। हमें लगेगा कि मतलब अगर हम वही अगेन फ्लो में पढ़ते हैं तो हमें सब चीजें सही लगती है, इस वर्ड पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो बायोगैस एनारोबिक कंडीशंस में प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि आप हमेशा बायोगैस के उसको ध्यान रखें, जो डाइजेस्टर टैंक यूज होता है, जिसकी एनसीईआरटी में फोटो भी दे रखी है, यहीं पर आप बड़ा बड़ा लिख दे। डाइजेस्टर जो है ये एनारोबिक टैंक है, इसको पूरी तरह क्लोज रखा जाता है बच्चों। ठीक है ना, जिससे जब भी आप रिविजन करेंगे आपको दिख जाएगा। तो बायोगैस हमेशा एनारोबिक कंडीशंस में प्रोड्यूस होगी, वाइल एसटीपीज में जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एरोबिक कंडीशंस में होगा। ठीक है, चलिए, तो ये गलत हो गया। एनिमल वेस्ट तो सही है, काऊ डंग पे ही बनता है, बट इसकी वजह से दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन रुमेन ऑफ कैटल। तो रुमेन ऑफ कैटल में तो है, इस अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट एरोबिक नहीं है, इट इज एनएरोबिक। आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि किसी भी एनिमल की गट में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक होता है बच्चों, क्योंकि हमारी जो गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके ल्यूमेन में ऑक्सीजन नहीं है, सेल्स है। ल्यूमेन मतलब पाइप क्या है, हमारी जो गट है उसका जो पाइप है वो सेल्स का बना है। ठीक है, 3D में आप इमेजिन करें तो जो पाइप की वॉल है वो तो सेल्स की बनी है, पर बीच में तो खाली जगह है ना, जिसको आप ल्यूमेन कह रहे हैं। तो सेल्स के अंदर तो ऑक्सीजन है, क्योंकि सेल्स तो एरोबिक ही है हमारी है तो, बट ये जो बीच का खाली स्पेस है ल्यूमेन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। तो किसी की भी गट हो, चाहे कैटल्स की हो, हमारी हो, किसी भी दूसरे एनिमल की हो, गट में एनारोबिक कंडीशंस होती हैं। और अगर गट में कोई भी पैरासाइट सरवाइव करना चाहता है, जितने भी हमारे डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो सब एनारोबिक होते हैं बच्चों। माइक्रोब एज वेल एज कोई भी वॉर्म है वो भी एनारोबिक कंडीशन में रहना आना चाहिए उसको। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ मैंने आपको बता दिया, बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, यहां तक तो सही है। इज प्योर मीथेन नेवर, कभी भी ये प्योर मीथेन नहीं होती है। बायोगैस का कंपोजिशन सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। कहां दे रखा है, ये रहा। बायोगैस में मेजरली मीथेन होती है बच्चों, दैट इज CH4, लेकिन साथ में हमेशा CO2 एंड हाइड्रोजन भी होता है। या इवन अगर आप पीछे जाएंगे एसटीपी में आप देखेंगे तो वहां हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिख रखा है। मीथेन है, H2S है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जो एडिशनल गैसेस हैं, H2 हो सकती है, H2S हो सकती है, CO2 हो सकती है, बट जो मेजर गैस है वो हमेशा मीथेन होगी, बट प्योरली मीथेन नहीं है। ठीक, एक्टिवेटेड स्लज sediment in settlement tank of STP is a rich source of aerobic bacteria। ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि जो एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट है ना, ये एक ही वर्ड है, यहाँ पे सेडिमेंट नहीं भी होता तो सिंपली ये कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज जो कि सेटलमेंट टैंक, सेटलिंग टैंक में बना है, जहां फ्लॉक्स बेहोश हुए थे एसटीपी में, वो एक रिच सोर्स है एरोबिक बैक्टीरिया का। तो फ्लॉक्स तो एरोबिक ही है ना, तो एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे काफी ज्यादा होते हैं, बट ऑब्वियस दिस इज अ करेक्ट वन। ओके, एसटीपी के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपने एसटीपी को कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ा है। नहीं पढ़ रखा है तो आप एसटीपी में गलतियां करेंगे। ठीक है, तो प्लीज जितना मैंने समझाया ध्यान रखना। अगेन कहूंगी कि अगर एसटीपी पे कमांड नहीं है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में जाकर एटलीस्ट एसटीपी का लेक्चर देख लो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई बार आया है बच्चों। बायोगैस प्रोडक्शन का जो मेथड है वो हमारे इंडिया में ही बना है, इंडिया में ही इस मेथड को इनोवेट किया गया है। और किसने डेवलप किया इस मेथड को, एक तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एग्रीकल्चर काउडंग इसका पार्ट है, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी यहाँ यूज होता है। एंड KVIC भी आपको ध्यान रखना है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना। रूरल एरियाज में ज्यादा है बायोगैस प्लांट्स, क्योंकि इतना बड़े अमाउंट में काउडंग चाहिए वो वहीं पर हमें मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा IARI एंड KVIC। इस तरह का क्वेश्चन वैसे आता नहीं है बच्चों, ठीक है, बट ठीक है दे रखा है तो C and E ओनली।
क्योंकि ये सब तो अब हट ही गए, तो स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में था, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये भी वही था, GEAC आप बायोटेक में पढ़ते हो। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली, हमेशा ध्यान दो, एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। काउ डंग या एनिमल वेस्ट में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, पता है। कैटल्स क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां, घास, ये सब खाते हैं, तो उनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, तो उनका जो काउ डंग है दैट इज रिच इन, नॉट ओनली काउ डंग, हम बोलते काउ डंग है बट वो कैटल्स का डंग है, किसी भी कैटल का, बफेलो या किसी भी कैटल का डंग यूज कर सकते हैं, गोबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सी गैस बनेगी, मीथेन। ऑक्सीजन कभी नहीं होती है इसमें, ध्यान रखना। ऑक्सीजन क्यों बनाएंगे, जब उन्हें एनारोबिकली रहना है तो वो ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही थोड़ा ना खुद को मारेंगे, ठीक है। CO2 है, हाइड्रोजन है, यानी 1, 3 एंड 4 आर प्रेजेंट, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है हमको। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम, यहीं पर आ गया, गलत है। अगर इस तरह से तुमने क्वेश्चंस करना सीख लिया ना कि तुम एक एक वर्ड पे फोकस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता सिली मिस्टेक्स होंगी, है ना। अब कभी भी देखना, अगर हमारी बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है तो जरा सा हमारा ध्यान चूका क्वेश्चन करते वक्त और वहीं गलती हो जाती है। तो ये जो फोकस और अटेंशन है ना, मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी की है चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, ये तो अभी आया था, गलत है। एक्टिवेटेड स्लज, ये क्या हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, ये तो है ना, थोड़ा सा ही अलग है। एक्टिवेटेड स्लज इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यस। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस नहीं, है ना, विच इज करेक्ट, तो इसमें थर्ड सही है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, यही तो स्टेटमेंट्स थे, अभी हमने किया था जस्ट, उनको अलग सीक्वेंस में दे दिया है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, AR टाइप क्वेश्चन, बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस का क्या यूज है रूरल एरियाज में, आपको पता है बायोगैस का नेचर कैसा है बच्चों, इट इज इन्फ्लेमेबल गैस, बायोगैस इन्फ्लेमेबल गैस है, इसी वजह से इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज लाइटिंग के लिए भी बायोगैस को यूज किया जाता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर ये सही है क्या, रीजन दिया है, इट इज कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, बात तो सही है कि ये जो है ये, क्योंकि इसमें एक तो पॉल्यूशन नहीं हुआ इसको बनाने में, इवन हमने एनिमल वेस्ट को ही रिसाइकल कर लिया, तो ये इको फ्रेंडली एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स है, बट ये इसका रीजन थोड़ी ना है। ये सेशन में कह रहे हैं कि बायोगैस को हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे कह तो सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी तो लिख ही दिया कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, कह सकते हैं बच्चों। ये रीजन में ये भी आ सकता था कि बायोगैस का नेचर इन्फ्लेमेबल है, दैट्स व्हाई वी यूज इट। ये भी आ सकता है कि बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। ये दो एडिशनल फीचर्स दे दिए, सो ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट, चलो ये हो गया आपका बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाई चांस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो इतने बड़े डायग्राम नहीं आते नीट में, बट बाई चांस आ जाए तो प्लीज इसकी लेबलिंग्स ध्यान रखना। अगेन स्लज वर्ड यूज हुआ है, अगेन स्लज वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने डंग और वाटर को जब मिक्स करते हैं इसको स्लरी बोलते हैं बच्चों, स्लरी, है ना, गोबर को पानी में मिलाकर जो बना, दैट इज अ सोल्यूशन स्लरी। उस स्लरी को एक तरफ से इस टैंक में भेजते जाते हैं, टैंक में बायोगैस प्रोड्यूस होकर इस गैस होल्डर में इकट्ठी होती जाती है, पूरा पैक है यहाँ से ना, खुला नहीं होता, और जो वेस्ट है वो सारा ऐसे ऊपर नहीं होता, यहीं से होता है ये स्लज वाला चैम्बर नीचे, वो सारा वेस्ट स्लज में इकट्ठा होता जाता है आउटलेट में, तो इसको स्लज बोलते हैं, क्योंकि स्लज का सिंपली मतलब है वेस्ट, कचरा, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई बेकार नहीं है, ये भी जीरो वेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि जो स्लज इकट्ठा होता है उसमें क्या है, वो एनिमल का जो डंग डिकम्पोज हुआ वही तो है, तो वो खाद की तरह यूज कर लो, मैन्योर फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर लो, ठीक है, ये भी जीरो वेस्ट प्रोसेस है। चलिए भाई, अब आते हैं हम लास्ट के जो दो टॉपिक्स बचे हैं इसमें, कि माइक्रोब्स का दो जगह और यूज है। ये दो जो टॉपिक हैं, एक है बायो कंट्रोल एजेंट और अगला है बायो फर्टिलाइजर्स। इनमें आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों, बहुत मिलती जुलती टर्म है बट दोनों में बिल्कुल अंतर है। फर्टिलाइजर्स आप किसको कहते हो, जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, खाद, सिंपल वर्ड्स में। तो अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ खाद यूज कर लूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरली बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है, जो सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या किसी भी तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उनके किसी वेस्ट को नहीं, या लेबोरेटरी में बनी खाद की बात नहीं हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं कि लाइफ ही फर्टिलाइजर बन गई।
तो दैट इज तो बायो फर्टिलाइजर, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं इसमें। एंड ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। कंट्रोल एजेंट्स का मतलब किसी को रोकने वाले एजेंट्स। तो जो आपको पता है खेती में फार्मिंग के दौरान बहुत सारे पेस्ट होते हैं ना जिनसे फसल को खतरा होता है, तो यूजुअली किसान उन पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। हमने लेबोरेटरीज में बना बना के उनको खूब पेस्टिसाइड दे दिए हैं, हालांकि वी नो कि उन पेस्टिसाइड्स का हमारे ऊपर कितना इल इफेक्ट हो रहा है ना। दे आर वेरी हार्मफुल बच्चों, वो पॉइजन ही तो है। आप किसी इंसेक्ट को मारने के लिए हिट छिड़क रहे हो, तो वो हिट क्या है, जहर, जहर ही तो है। बोलते हैं ना हमारी नोज में ना चला जाए, बट इनके बहुत लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट हैं जो हमारे सामने आ भी रहे हैं और फ्यूचर में आएंगे भी, है ना। तो इतने खतरनाक पेस्टिसाइड्स को अगर हम फसलों पे छिड़केंगे और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम खाएंगे तो अल्टीमेटली हमें तो नुकसान होगा ही होगा। उनको तो हो ही रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, हमें भी होगा। तो जब ये बात समझ में आई तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो अप्रोच है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स चाहिए, उन पेस्टिसाइड्स में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करो। आप ऐसी ऐसी रिसर्चेस करो, ऐसे नए नए मेथड्स लाओ जिनमें हमें केमिकल्स को यूज ना करना पड़े। एज अ कंट्रोल एजेंट का मतलब तुम समझ लो पेस्टिसाइड, कंट्रोल एजेंट का मतलब तुम समझ लो पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने वाले। और ये पेस्टिसाइड्स कैसे हों, लिविंग हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा हो कि अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें खेत में, उसके कोई बैक्टीरिया हो, उसके स्पोर डाल दें, कोई ऐसे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जिनका नंबर किसी भी तरह से बढ़ा दें, तो वही दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाएं, वही पेस्ट को खा जाएं, तो उससे हमारी बॉडी पर इल इफेक्ट भी नहीं होंगे। एंड एक तरह से हमने नेचर के साथ मिलकर काम किया, इंटीग्रेटेड मैनर में। हमने ऐसा जहर नहीं छिड़का कि वो इंसेक्ट जो हमारे लिए पेस्ट है वो खत्म ही हो जाए दुनिया से। हमने बस उसे कहा है कि भाई हमारे खेत से दूर चला जा, यहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, हमें नुकसान मत पहुंचा, है ना। एटलीस्ट हमने उसको जीने का एक चांस तो दिया है। तो ये जो अप्रोच होती है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की अप्रोच है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहती है कि खेती के दौरान कुछ भी केमिकल्स यूज मत करो। अगर आपको पेस्ट को मारना है तो बायो पेस्टिसाइड्स यूज करो, बायो कंट्रोल एजेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम आपको बताएंगे जिनसे आपके खेत पे मतलब आपकी क्रॉप जो है उस पर पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और अगर आपको फर्टिलिटी बढ़ानी है अपनी मिट्टी की तो फिर आप जो अभी बताया था बायो फर्टिलाइजर यूज करो। तो दोनों ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है, बट प्लीज मिक्स मत कर देना जब क्वेश्चन आएंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपको उन ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रखना है जो पेस्ट को मारते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स में आपको उन ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रखना है जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस पर अभी बाद में आऊंगी। अगर मैं बायो फर्टिलाइजर्स देखूं बच्चों, तो ये आपने कई चैप्टर्स में अलग अलग जगह पढ़ रखे हैं। बायो फर्टिलाइजर में कुछ 2-3 एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में या तो बैक्टीरिया आते हैं, या तो फंजाई आता है, या तो साइनोबैक्टीरिया आते हैं। हालांकि साइनोबैक्टीरिया एक तरह के बैक्टीरिया ही है, कुछ अलग नहीं है, बट फिर भी ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान है ना। आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हो। कोई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास है क्या जो बायो फर्टिलाइजर है, और कोई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास है क्या जो बायो फर्टिलाइजर है। तो आप दोनों पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, याद है कि भूल गए। हेट्रोट्रॉफिक में आपने राइजोबियम पढ़ा था, ये तो क्या है, सिम्बायोटिक में आता है, नाइट्रोजन फिक्सर है, लेग्यूम प्लांट्स के रूट में रहता है, वी ऑल नो दिस एग्जांपल। एंड इसके अलावा जो भूल जाते हो आप और नीट में पूछा जाता है वो है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक के अलावा कुछ फ्री लिविंग हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी है, उनमें आते हैं एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। एंड अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, लास्ट पैराग्राफ पे आऊं, तो साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रॉफिक है ना, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इनको प्लांट से बदले में कुछ नहीं चाहिए। बट फिर भी ये दोनों फॉर्म्स में होते हैं, कुछ जगह ये फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जगह ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। एंड रही बात फंजाई की, तो फंजाई में एक ही एग्जाम्पल याद रखना है जो कई चैप्टर्स में आया हुआ है, माइकोराइजा। इकोलॉजी में भी आता है, पहले भी आया था माइकोराइजा, है ना। माइकोराइजा में बैक्टीरिया नहीं है, फंजाई है। यू नो कि कुछ प्लांट्स के रूट सिस्टम में फंजाई के फिलामेंट्स ग्रो कर जाते हैं साथ में, और वो फंजाई रूट की जगह पानी एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को देता है, ठीक है। पानी के साथ साथ मिनरल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बदले में, क्योंकि फंजाई तो हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है, तो फंजाई को प्लांट से क्या मिलेगा, खाना। तो माइकोराइजा कैसा हुआ, सिम्बायोटिक, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको रटना नहीं है कि कौन सिम्बायोटिक है कौन फ्री लिविंग है, लॉजिकली पढ़ा हुआ है तो आपके एग्जाम्पल्स अपने आप हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजर समझ गए आप,
ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए ना मैंने तुम्हें, राइजोबियम, फंजाई, फंजाई में इसमें मेंशन किया है जीनस ग्लोमस, ये और कहीं नहीं आया है एनसीईआरटी में, सिर्फ इसी चैप्टर में आया है कि माइकोराइजा में कौन से जीनस के फंजाई होते हैं, ग्लोमस जीनस, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स, पहले फटाफट बता देती हूँ फिर क्वेश्चन कर लेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स में तुम्हें कुछ 4-5 एग्जांपल दिए हैं, देखो कौन कौन से दिए हैं बच्चों। एक तो दिया है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, और एक दिया है ड्रैगन फ्लाई। लेडी बर्ड क्या है, एक बीटल है, लेडी बर्ड इज अ बीटल। बीटल सबको पता है क्या होते हैं, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती हैं, डॉट डॉट नहीं बने रहते, वही वाले, ठीक है। तो बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई ये दोनों पेस्ट नहीं है, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है एक, हमें लगता है यार लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई पेस्ट है, नहीं, बीटल्स हमारे दोस्त हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि ये पेस्ट को खाते हैं। ये दोनों भी आर्थ्रोपोडा में ही आएंगे ना, इंसेक्ट ही है ना। लेडी बर्ड को बर्ड मत समझ लेना, लेडी बर्ड बीटल है, बीटल इंसेक्ट होता है, और ड्रैगन फ्लाई तो नाम से पता चल रहा है इंसेक्ट है। तो ये दोनों इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, और अपने ही फाइलम के दूसरे मेंबर्स को खाते हैं, यानी खुद भी इंसेक्ट है और दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों नहीं, जब ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है तो इंसेक्ट्स भी इंसेक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको खाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जैसे भी आप ट्रिक बनाओ, बीटल्स खाती हैं एफिड्स को, एफिड्स को, ठीक है, और जो ड्रैगन फ्लाई है, जो ड्रैगन फ्लाई है वो खाता है जस्ट मॉस्किटोज को, वो खाता है मॉस्किटोज को। बताया था ना मैंने, मेल मॉस्किटोज फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स, मेल मॉस्किटोज प्लांट प्रोडक्ट्स पे फीड करते हैं, तो वो पेस्ट हुए हमारे लिए, तो उनको खाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। नेचर ने सब इंतजाम किया है, फूड चेन सबकी बनाई है, बट हमारी जरूरतें बढ़ गई तो हमको कुछ केमिकल्स बनाने पड़े जो अल्टीमेटली अब हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है क्या बच्चों। प्लीज इसमें आप मिक्सिंग मत करना, हालांकि कम पूछते हैं नीट में, बट फिर भी आ जाए कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी में से, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल तो ये वाला हो गया, इन दोनों को एक साथ याद रख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वेरी फेवरेट है ना, सबको पता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि सेम यही एग्जाम्पल हम बायोटेक में भी पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, वहां पे ये क्या कर रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बताया था मैंने आपको। बायोटेक में हमने बीटी को यूज नहीं किया, बीटी से जीन निकाला, क्राई जीन, और उसको हमने हमारी फसल में डाला, सीड्स में डाल दिया, मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हो गए। जब उसे उगाया तो प्लांट में ही क्राई जीन है, अब आपने प्लांट को मॉडिफाई कर दिया, बीटी से क्राई जीन को निकालकर प्लांट में डाल दिया। प्लांट की हर सेल में क्राई जीन है, और वो क्राई जीन टॉक्सिन्स बना रहा है, प्रोटॉक्सिन। अगर इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा तो वो टॉक्सिन उसकी बॉडी में चला जाएगा, एक्टिवेट होगा, इंसेक्ट को मार देगा। यानी आपने मैकेनिज्म परमानेंटली प्लांट को दे दिया। वो तो होते हैं बीटी प्लांट्स, बीटी कॉटन वगैरह जो भी हैं, वहां पे आपने क्या किया है, आप बार बार फार्मर को बीटी नहीं दे रहे, बीटी स्पोर्ट्स नहीं दे रहे कि लो बैक्टीरिया छिड़क दो, आप फार्मर को बीटी क्रॉप्स दे रहे हो, बीटी क्रॉप्स के सीड्स दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की हमने कुछ भी, यहाँ तो सिंपली लेबोरेटरी में बीटी को ग्रो किया कल्चर मीडियम पे। जब बीटी स्पोर्स बनाएगा, बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, तो उन स्पोर्स को पैक कर लिया सेशे में, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। बीटी स्पोर्स को, जैसे हम पाउडर नहीं खरीदते, वैसे बीटी स्पोर्स को ड्राई करके इनके ड्राइड स्पोर्स के सेशे बना लिए और सेशे फार्मर को दे दिए। सेशे मतलब पैकेट्स, पाउच, है ना, कि लो भाई इनको मिक्स कर लेना पानी में और पूरे प्लांट पर छिड़क देना, मिट्टी विट्टी में भी डाल देना, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, सुनो ध्यान से, जब आपने फार्मर ने खरीदा इन सेशे को, बीटी स्पोर्स को छिड़का, तो मान लो लीव्स पर अब बीटी स्पोर पड़े हैं, तो वो बैक्टीरिया में भी हमेशा स्पोर स्टेज में तो रहेंगे नहीं, बैक्टीरिया भी बनाएंगे। तो वो जब बैक्टीरियल स्टेज में आएंगे और फिर वो टॉक्सिन्स बनाएंगे, तो अब अगर इंसेक्ट ने खाया उस प्लांट को, तो वो बीटी स्पोर्स के जो, मतलब उस बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी प्लांट इंसेक्ट में चले जाएंगे, सॉरी, ठीक है, इंसेक्ट में चले जाएंगे और फिर एक्टिवेट होकर इंसेक्ट को मार देंगे। मतलब अल्टीमेट मैकेनिज्म सेम है दोनों ही केसेस में। बीटी बैक्टीरिया के थ्रू बनाए गए टॉक्सिन्स जो कि इनएक्टिवेटेड हैं, प्रोटॉक्सिन्स हैं, ना वो बैक्टीरिया में एक्टिवेट होते हैं, ना वो प्लांट में एक्टिवेट होते हैं, ना हमारे में एक्टिवेट होते हैं। सबसे अच्छी बात, इन टॉक्सिन्स को हमने क्यों यूज किया बच्चों, क्योंकि ये टॉक्सिन्स की सबसे अच्छी बात है कि ये कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स में ही एक्टिवेट होते हैं जिनको इन्हें मारना है। मैंने कहा ना, नेचर हर चीज सोच समझ के करती है, तो नेचर ने ऐसा टॉक्सिन नहीं बनाया कि जो भी खाएगा मर जाएगा, जिसके अंदर भी ये टॉक्सिन होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही की ही उनसे डेथ होगी, ठीक है।
तो दोनों ही केसेस में अगर इंसेक्ट ने उन प्रोटॉक्सिन्स को खाया तो वो इंसेक्ट की गट में टॉक्सिन बन जाएंगे और इंसेक्ट को मार देंगे, बट यूज करने का तरीका अलग अलग है। बीटी कॉटन में आप बार बार बैक्टीरिया को यूज नहीं कर रहे, आपने लेबोरेटरी में बीटी क्रॉप्स बना लिए, ठीक है, जबकि यहां पर आप बार बार बैक्टीरिया के स्पोर्स को फार्मर को दे रहे हो। अगर फार्मर को अपनी फसल उस इंसेक्ट से बचानी है तो उसको मार्केट से सैशे खरीदने होंगे, स्पोर्स को पानी में मिलाकर प्लांट पर छिड़कना होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए, दोनों अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यू आर यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, बायोटेक्नोलॉजी में आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीन निकालकर प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो। फर्क समझ गए ना? जिसने पढ़ा है, मैडम की बात ध्यान से सुन रहे हैं, उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? बस यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया बीटी स्पोर्स। बीटी कॉटन इज डिफरेंट, क्योंकि बीटी कॉटन बायोटेक की देन है, ना कि इसकी। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा, फिर से आ गया, अभी तो आया ही था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वहां तो उससे हमें केमिकल मिल रहा था, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद देते हैं एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। यहां पर जो ट्राइकोडर्मा है, इसकी स्पीशीज नहीं दी, और भी इसकी भी कई स्पीशीज होती हैं, ये खुद इस ट्राइकोडर्मा के जो फंजाई है तो ये भी स्पोर्स बनाता होगा, है ना, ये जिस भी फॉर्म में इसको रूट्स में डाल देते हैं प्लांट की। और अगर ट्राइकोडर्मा फंगस प्लांट के रूट सिस्टम में प्रेजेंट है ना, तो वो किसी भी दूसरे पैथोजन को ग्रो नहीं करने देता, तो प्लांट सेफ रहते हैं। तो आपने बिना केमिकल यूज करे प्लांट्स के रूट में पैथोजन्स को ग्रो करने से रोक दिया, क्योंकि आपने उस प्लांट के रूट सिस्टम में ट्राइकोडर्मा फंजाई को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं वो सब समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिटेल्स में जाना पड़ेगा, उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ मेन एजेंट्स देखने हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? और चौथा एग्जाम्पल वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये बच्चों, दैट इज पॉलीहाइड्रोवायरस। ये रहा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल शेप का होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है। ये एक्चुअली इसका जीनस है, इसका नाम है बैक्यूलोवायरस, एक ही है दोनों, मतलब दिस इज फोर्थ वन, बैक्यूलोवायरसेस। पहली बार इस चैप्टर में कहीं वायरस का नाम आया है जो हमें कहीं यूजफुल है हमारे लिए, वरना वायरस जनरली हार्मफुल ही होते हैं, डिजीज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा वायरस का ग्रुप है जो हमारे लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? कहते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन कुछ भी ढूंढ लेता है अपने लिए। तो जब हमने देखा कि यार ये एक ऐसे वायरस हैं जो कुछ इंसेक्ट्स को बीमार कर देते हैं, ये तो वायरस, तो इनका नेचर तो बीमार करना ही है, तो ये कुछ इंसेक्ट्स को बीमार कर देते हैं, कुछ इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड वही है, एक ही बात है। और बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, की पॉइंट, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत पर्टिकुलर इंसेक्ट्स पर ही अटैक करते हैं, हर इंसेक्ट को बीमार नहीं करते, नैरो स्पेक्ट्रम है तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, और इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को किल करने वाले वायरस है, ठीक है। तो जैसे ही हमें इनके बारे में पता चला ऑर्गेनिक फार्मर्स को, तो उन्होंने कहा कि यार इन वायरसेस को ग्रो करके आप उन क्रॉप्स मतलब फार्मर्स को सप्लाई कर दो, वो अपनी क्रॉप्स के आसपास इनको डाल देगा, उससे क्या होगा, अगर ये वाले इंसेक्ट उस क्रॉप पर अटैक करते हैं तो अब नहीं करेंगे, भाग जाएंगे इस वायरस के डर से। पैथोजन आ गया ना, वायरस किसका पैथोजन है? कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दे आर वेरी गुड बायो कंट्रोल एजेंट्स, डन, ठीक है। ये सब इसके यूज दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात, ना प्लांट्स में, ना मैमल्स पे, ना बर्ड्स पे, ना फिश पे, किसी पर भी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दे आर वेरी सेफ वायरस, सिर्फ उसी पर अटैक करते हैं जिसको मारना है, ठीक है, क्लियर? तो देखो फटाफट, अब तुम बस मैंने सबको समझा दिया इस चैप्टर में, 2-5 क्वेश्चन रह गए वो कर लेते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, बताओ, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, यस। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो अभी समझाया, इंटीग्रेटेड यानी नेचर के साथ सामंजस्य बनाते हुए, इंटीग्रेट करते हुए चीजों को मैनेज करना, यस। लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, ये तुम्हारे कोर्स में दे नहीं रखा, बट यस आप ये मान सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, ठीक है, कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज जो कि लोकली डेवलप की गई हैं, ठीक है। इनके बारे में कहीं है नहीं बच्चों एनसीईआरटी में, बट क्योंकि ये दोनों तो डैम श्योर है कि सही है, तो फिर हमें ये भी लेना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, जाने दो इस ऑप्शन को। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, बायो कंट्रोल का मतलब है
यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। सही है क्या? बायो कंट्रोल का मतलब प्लांट्स को डिजीज करने वाले पैथोजेंस को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके, प्रिडेटर्स को यूज करके, जो ऐसी चीजों को अपना शिकार बनाए जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विद ग्रेटली रिड्यूस्ड, विद यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स greatly reduced our dependence on toxic chemicals and pesticide। yes, बिल्कुल ठीक है। जब से हमें बायो इंसेक्टिसाइड्स का पता चला है, हमने केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना काफी हद तक कम कर दिया है। ठीक है, ये विद गलत है इसमें। सो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। डन। नेक्स्ट, which is an example of carrying out bio control of pest using microbes। आपको इसमें से माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट ढूंढना है। ठीक है भाई। ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस। ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट। नहीं, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करता है। व्हाइट रस्ट डिजीज एक फंगस से होती है। ओके। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन तो वैसे ही गलत है। देखो जल्दीबाजी में आप ये मत कर देना कि बीटी कॉटन होगा इसका आंसर, क्योंकि बीटी कॉटन मतलब आपने प्लांट को ही मॉडिफाई कर दिया। बीटी स्पोर नहीं लिखा, बीटी कॉटन लिखा है, प्लांट में जीन डाल दिया, तो वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ, इसका पार्ट थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो ये गलत। एंड लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट मॉस्किटो, तो फिर गलत। लेडी बर्ड किसके अगेंस्ट थी? क्या खाती है वो? एफिड्स को। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। डन। चलिए, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। बैक्यूलोवायरस बिलोंगिंग टू जीनस दिस आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। यस, अगर यहाँ लिखा होता बायो फर्टिलाइजर तो गलत हो जाता। बैक्यूलोवायरस सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता। ठीक है। दीज वायरस आर यूज्ड एज दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, सो दे आर गुड इंसेक्टिसाइड। बिल्कुल ठीक है। और यस, अच्छा एक्सप्लेनेशन पूछा ही नहीं है। ठीक है, अगर पूछा होता तो यस ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ आर करेक्ट। क्यों हम बैक्यूलोवायरस को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं? क्योंकि इसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इनमें से सिम्बायोटिक वाले एग्जांपल चुनने हैं। माइकोराइजा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग था। यीस्ट तो पढ़ा ही नहीं हमने बायो फर्टिलाइजर में कहीं, वैसे भी सिम्बायोटिक में यूज नहीं होता। एजोस्पाइरलम भी फ्री लिविंग है। तो 2 ही बचे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये रहा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? माइको यानी फंजाई, राइजा यानी रूट, रूट्स में फंजाई की ग्रोथ हो गई है, पानी मिनरल सब कुछ एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को देगा। और ध्यान रखना बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है। ना सिर्फ प्लांट को मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, बल्कि ये क्या करता है, अगर जैसे ट्राइकोडर्मा अगर रूट सिस्टम में था तो दूसरे पैथोजन ग्रो नहीं कर रहे थे ना, वैसे ही अगर किसी प्लांट के साथ माइकोराइजा का एसोसिएशन है तो मतलब उसकी रूट में ग्लोमस फंजाई है। ट्राइकोडर्मा अलग है, ग्लोमस अलग है, दोनों अलग अलग है। ट्राइकोडर्मा का माइकोराइजा से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो माइकोराइजा में अगर ग्लोमस जीनस के फंजाई हैं तो वो फंजाई वहां फैले हुए हैं, प्लांट का सारा खाना वो खाते हैं, बदले में उसको हेल्प करते हैं। तो दूसरा पैथोजन क्यों आएगा बिना बात में? आने ही नहीं देंगे वो उसको कि तो हमारा घर है, तुम जाओ यहाँ से। तो इनडायरेक्टली रूट बॉर्न पैथोजन्स को रोकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी रोकता है, ये भी रोकते हैं। ट्राइकोडर्मा सिर्फ रोकता है, ये एडिशनल बेनिफिट्स भी देते हैं, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके देते हैं। ठीक है। और क्योंकि अब प्लांट के पास अपनी रूट्स तो हैं ही पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, साथ में माइकोराइजा भी करके दे रहा है, तो प्लांट का ड्राउट सैलिनिटी के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। जनरली अगर कोई मिट्टी में सूखा पड़ जाए या सलाइन ज्यादा हो वहां की मिट्टी, तो प्लांट सूखे से मर जाते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बट अगर उस प्लांट में माइकोराइजा है तो वो उसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। एंड बट ऑब्वियस इन सब चीजों से ओवरऑल ग्रोथ तो इंक्रीज होगी। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में, बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, टॉलरेंस टू ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल आर द करेक्ट वन, सो ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये सिंपली बायोगैस पे का डायग्राम है, आपको चीजें पहचाननी है। दिस इज इनलेट,
दिस इज आउटलेट, ये अगर डाइजेस्टर है तो ये गैस होल्डर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। आउटलेट है तो यहाँ स्लज इकट्ठा होगा, स्लज इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ए तो स्लज है, बी मीथेन है क्या, बी मीथेन कर तो सकते हैं बट वैसे तो बायोगैस है, सी डंग एंड वाटर हो सकता है बट फिर भी एक मिनट देखो, ए स्लज, हाँ बायोगैस दिया, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे, ठीक है। कुछ एक चीज थी जो भी दिमाग में आई थी, सोच रही थी आपको बताऊंगी, ठीक है, बट रह गई बच्चों, अब नहीं याद आ रहा, क्या पता नहीं क्या सोचा था, कुछ सोचा था कि इस चीज से रिलेटेड बताना है, चलो कोई ना कहीं तो बताई दी होगी मैंने वो चीज आपको, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ओके, यानी हमने आपके 11th और 12th का मिलाकर लगभग सारी यूनिट्स कर लिए हैं, बस 2 यूनिट्स हमारी रह गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। सो फर्दर सेशंस में विल कंप्लीट दैट। बायोटेक्नोलॉजी से पहले मैं एक छोटा सा गैप तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सिंपल सा भी क्वेश्चन होगा ना तो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी बायोटेक पे कमांड है। एंड प्लीज बिलीव मी, बायोटेक पूरी, वैसे तो पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में मैंने सब कुछ अपनी नॉलेज को पूरा ब्रीफ करके जितना मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बता सकती थी मैंने बताया, तो हर चैप्टर इज गुड, बट बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स तुम प्लीज देखना बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लेना, अगर लगे कि कुछ दम है कि यार इस तरह से तो हमने बायोटेक को कभी नहीं सोचा था या पढ़ा था, तो फिर पूरे लेक्चर्स देखना बायोटेक के मेरे, है ना, कुछ 14-15 लेक्चर्स में मैंने बायोटेक के दोनों चैप्टर्स कवर किए हैं। पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई है तो टाइम तो लगेगा ना समझाने में, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया ये पढ़ लेना, ऐसे नहीं पढ़ा सकती, मेरे को नहीं आता ऐसे पढ़ाना, ठीक है। तो प्लीज आप उनको पढ़ के आना, थोड़ा सा गैप दे रही हूँ मैं आपको, 2-3 दिन का ब्रेक दे रही हूँ जिससे आप उनको अच्छे से पढ़ लो और फिर आकर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वरना आपका सेशन अटेंड करने का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज बायोटेक पढ़ो पहले अच्छे से, पूरा अपने दिमाग में उसको, हल्का फुल्का हो सके तो हल्के फुल्के नोट्स नहीं बना रखे हैं तो बनाओ, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से समझ में नहीं आती बायोटेक, ठीक है। एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है प्रिपरेशन में, कोई भी कुछ आपको पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल गाइड यू फॉर श्योर, ठीक है। गुड बाय।